प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने कल आर्थिक नियोजन का अध्याय शुरू किया था। यह आर्थिक नियोजन क्या है, भारत में किस प्रकार का आर्थिक नियोजन लागू किया गया, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, क्या थे, भारत में जो आर्थिक नियोजन चल रहा है आज भी, तो अब तक दो तरह का नियोजन लागू हुआ है। 1991 तक का आर्थिक नियोजन और 1991 के बाद का नियोजन, यानी 1991 से पूर्व जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1951 से देश में आर्थिक नियोजन के माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की नींव रखी गई और वो नियोजन, वो कार्यक्रम 1951 से लेकर के 1991 तक चलता रहा। 1991 में नई आर्थिक नीति, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वो नई आर्थिक नीति लेकर के आए थे जिसमें पूर्व से चले आ रहे नियोजन को पूरी तरह से बदल दिया था। तो 1991 से लेकर के आज तक का नियोजन, तो पहले हम चर्चा करेंगे कि 1991 के अंदर जो नियोजन लागू किया गया था, जो योजनाएं लागू की गई थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। 1991 से पूर्व जो नियोजन लागू किया गया था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। उसमें ज़्यादातर और महत्वपूर्ण जो उद्योग थे वो सरकार ने अपने पास रखे थे। 17 जो महत्वपूर्ण उद्योग थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे गए और जो निजी क्षेत्र के अंदर 12 उद्योग रखे गए उनका भी पूरी तरह से नियंत्रण सरकार के हाथ में था। तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक भरोसा किया गया। महत्वपूर्ण जो उद्योग थे वो सरकार के द्वारा लगाए जाने का फैसला लिया गया। दूसरी जो विशेषता है वो है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। ये नहीं है कि निजी क्षेत्र को पूरी तरह से नकार दिया गया था। निजी क्षेत्र में 12 उद्योग रखे गए थे, लेकिन उन 12 उद्योगों को एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कानून 1969 के अनुसार उन उद्योगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थी। यानी निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास किया गया, नियंत्रित विकास का फैसला लिया गया ताकि गरीब जनता को लाभ मिल सके। तीसरी बात आती है छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण और बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन। एक और जहां बड़े पैमाने के जो उद्योग थे उनको MRTP जो एक्ट था उसके अंतर्गत नियंत्रित किया गया, नियमन उनका किया गया। वहीं दूसरी तरफ छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया। लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की वित्तीय संस्थाएं जो है स्थापित की गई ताकि उनके लिए धन की व्यवस्था की जा सके और लघु उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को विश्व में प्रचार करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनेक बोर्ड और मंडल बनाए गए, जैसे हथकरघा बोर्ड, रेशम बोर्ड, जो कि इससे उनको वस्तुओं का प्रचार प्रसार हो, उनकी मांग बढ़े।
बचत व निवेश में वृद्धि। किसी भी देश में विकास करने के लिए, तरक्की के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और सरकार की जो वित्तीय और जो मौद्रिक नीति है उनके माध्यम से बचत को बढ़ाने का फैसला किया गया। छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके और उनको निवेश के ऊपर जोर दिया गया। प्रत्यक्ष करों में कई प्रकार की छूट दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का विस्तार किया गया, जिससे देश में विकास की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगली बात आती है विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण। अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए, क्योंकि जो विदेशी जो उत्पादन की तकनीक है वो कम लागत में भी अच्छी वस्तुएं तैयार करती थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वस्तुओं की मांग कम ना हो, इसलिए घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए कई उपाय किए गए। जैसे विदेशों से आयात कर था उसमें वृद्धि की गई, ताकि वस्तुओं की टैक्स लगने से कीमत बढ़ जाए, मांग कम हो और देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं की मांग ज़्यादा हो। तो विदेशी प्रतियोगिता से उद्योगों को बचाया गया। अगली बात आ जाती है निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश में उत्पादन उसकी आवश्यकता से ज़्यादा हो और ज़रूरत से ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन को दूसरे देशों में निर्यात करके विदेशी पूंजी प्राप्त की जा सके। तो निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात को बढ़ावा देना। तो नई आर्थिक नीति के अंदर निर्यात को बढ़ावा, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो निर्यात करने वाली फर्में थी, निर्यातकर्ताओं को कई प्रकार की छूट दी गई और आयात को कम करने के लिए भारत जैसे गरीब देश में उसमें जो आयात हम खास करके खाद्यान्न भी दूसरे देशों से मंगवाते थे, तो ऐसी व्यवस्था की गई कि हम आयात का प्रतिस्थापन करें। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि जिन वस्तुओं को हम आयात कर रहे हैं उन वस्तुओं को अपने देश में पैदा करें, ताकि वो वस्तुएं दूसरे देशों से ना मंगवानी पड़े। या तो उन वस्तुओं को अपने देश में पैदा करें या उन वस्तुओं के स्थानापन्न तैयार करें। आयात, इसको हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं, ताकि विदेशों से वस्तुओं का कम से कम आयात करना पड़े और जो पैसा उन वस्तुओं के विदेशी आयात पर खर्च होता है उस पैसे को जन कल्याण के लिए खर्च किया जाए। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है कि जिन वस्तुओं को हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं उन वस्तुओं को अपने देश में पैदा करें। अगर अपने देश में पैदा नहीं कर सकते तो उन वस्तुओं के स्थानापन्न विकल्प तैयार करें, ताकि देश के आयात कम हों और निर्यात को बढ़ावा मिले। अगली बात है विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। 200 वर्ष की गुलामी भोगने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो नीति निर्धारक थे उनके मन में एक प्रकार का डर था कि जिस तरह से विदेशी कंपनियां भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उसने फिर धीरे धीरे सारे देश के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया था, इस प्रकार की विदेशी कंपनियां हमारे देश में कम से कम आएं, उनको नियंत्रित किया गया।
विदेशी पूंजी पर कई प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कह लीजिए कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। विदेशी पूंजी को नियंत्रित करने के लिए फेरा अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था, ताकि विदेशी पूंजी विदेशी कंपनियां भारत में कम से कम पूंजी लगा सकें। तो ये 1991 से पूर्व के जो आर्थिक नियोजन था उसकी मुख्य बातें थी। इनको अपनी कॉपी में आपने लिखना है और याद करना है। जय हिंद, जय हरियाणा।